everyone, welcome back to our channel reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है इंडिया सिलिकॉन वैली, इंडिया इज बिकमिंग नेक्स्ट सिलिकॉन वैली, और इनके चैनल का नेम है गौरव ठाकुर। इस वीडियो की सजेशन थी, आज हम लोग ये वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक का टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता है, अगर सिलिकॉन वैली एक इंडिपेंडेंट देश होता तो आज वो दुनिया का सेकंड सबसे अमीर देश होता। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, जहां सिर्फ सिलिकॉन चिप्स बनाने वाली कंपनियां शुरू हुई थी, लेकिन आज सिलिकॉन वैली गूगल, एप्पल, ह्यूलेट पैकर्ड, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, एडोबी, ईबे, सिस्को, लिंक्डइन जैसी नामी कंपनियां का हेडक्वार्टर है, जहां आज की डेट में कई बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी शुरू होते हैं। लेकिन चलो हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें और आईटी सेक्टर्स दोनों की, तो अर्ली 1990 से तेजी से इनका आगमन होने लगा। उतना इंडिया ने ग्रोथ कवर अप किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक डेटा के मुताबिक बेंगलुरु यानी बैंगलोर में सैन फ्रांसिस्को से ज्यादा स्टार्टअप्स शुरू हुए थे। और इसी के साथ आज से 5 साल पहले जहां पर इंडिया में 4200 स्टार्टअप्स थे, आज वो डायरेक्टली 10 गुना बढ़कर 41,061 हो चुके हैं। और ये सारे स्टार्टअप्स इंडिया में 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या इस ग्रोथ से भी इंडिया सिलिकॉन वैली के 50 साल से चलते आ रहे नंबर 1 टाइटल को ब्रेक कर पाएगा? क्या इंडिया वाकई में द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनते जा रहा है, जैसा हम न्यूज मीडिया में हमेशा सुनते रहते हैं? ये जानने के लिए बने रहना आज के इस वीडियो के अंत तक। और आगे कुछ ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिसे जानकर आप खुद भी शॉक हो जाओगे। सो या, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट ऑन विद today's video titled How India is becoming the next Silicon Valley. Number 1, growth of Indian IT industry. अब फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले ये एक फैक्ट तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया पूरे दुनिया में 3rd सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। यानी यूएस और चाइना के बाद अगर कोई कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप जन्म लेते हैं तो वो है हमारा इंडिया। लेकिन दुनिया का सिर्फ 3rd लार्जेस्ट ही नहीं, बल्कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट स्टार्टअप हब भी है, क्योंकि इंडिया में 50% से भी ज्यादा स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग की उम्र बहुत ही यंग है, यानी वो 25 ईयर्स के अराउंड है। और आज इंडिया के जीडीपी में इन्हीं स्टार्टअप से शुरू होने वाले आईटी सेक्टर्स 8% कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसी के साथ सन 2019 के एक डेटा के मुताबिक 2019 में इंडिया के पास 26 स्टार्टअप कंपनीज ऐसी थी जिनकी टोटल वैल्यूएशन $100 मिलियन यानी 732 करोड़ से भी ज्यादा थी। और ये कंपनियां $29 बिलियन यानी कि 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 2020 में कोरोना की मार लगने के बाद भी इंडिया में ये स्टार्टअप का कल्चर नहीं रुका है। इंडिया के पास आज 2021 में 38 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन यानी कि 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स की बात करें तो 41,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स आज इंडिया में मौजूद है, जो आंकड़ा सिर्फ 4 सालों में यानी 2025 तक 60,000 का नंबर क्रॉस करने वाला है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से मिले हुए ये डेटा के मुताबिक इन 60,000 स्टार्टअप्स में से 100 कंपनीज की वैल्यू 732 करोड़ रुपयों से ज्यादा होगी, यानी $100 मिलियन से भी ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनीज। और फ्रेंड्स, इंडियन स्टार्टअप्स कितने क्रिएटिव और सक्सेसफुल होते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पॉलीगॉन क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर्स जयंती कानानी, संदीप नेलवाल और अनुराग अर्जुन के स्टार्टअप को देखकर मिलेगा, जो आज की तारीख में एक मुंबई बेस्ड क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क स्टार्टअप चला रहे हैं और वर्ल्ड के बिलियनर्स बन चुके हैं इतनी यंग एज में। पर अब जस्ट इमेजिन, 2017 में शुरू होने के बाद 2019 तक इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कुछ खास नहीं थी। और कुछ खास नहीं से मेरा मतलब है 0.2 रुपीस। लेकिन 2021 के आते ही इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 174 रुपीस पहुंच गई। और अगर आपने इस क्रिप्टो करेंसी को 2019 में खरीदा होता, 10 रुपए के अमाउंट से, तो आपको 50 ऐसे करेंसीज मिलते, जिन्हें अगर आप आज की तारीख में बेचते तो आपको वो 10 रुपए का 500 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 8,700 रुपए मिलते। एंड इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कहीं नहीं मिलता है। एंड बहुत सारे लोग, इवन इलॉन मस्क, ये कहते हैं कि आगे फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का ही है। और अगर आपके पास भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जिसे आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो क्रिप्टो करेंसी इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग ऑप्शंस यू हैव। पर इसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही होता है कि एक पूरा बिटकॉइन खरीदना बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो चुकी है। पर
बट मैं आपको एक ऐसा ऐप रेकमेंड करना चाहूंगा जिसे खुद पर्सनली मैं भी यूज करता हूं, और अभी एट दिस मोमेंट मेरे इन्वेस्टेड पैसे की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है बिकॉज मार्केट डाउन है, और शायद इसीलिए ये आपके खरीदने के लिए भी इसको एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बना लेता है। सो वेल, जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूं वो है CoinSwitch कुबेर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप। अब फ्रेंड्स, इस ऐप में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप किसी भी कंपनी पे पैसे लगा रहे हो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे पैसे लगा रहे हो। हर क्रिप्टो करेंसी के पीछे एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका आपको नॉलेज लेना चाहिए, आपके ट्रस्टेड एडवाइजर्स या फिर ऑथेंटिक ऑनलाइन रिसोर्सेज से। और जब अगर आप किसी सही क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हो तो उसका रेट आगे बढ़ने ही वाला है और आपको फायदा मिलेगा। सो इसलिए फ्रेंड्स, इसमें मेरी राय यह है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो और उतना ही पैसा डालो जो पैसा आप यूजुअली खर्च कर दोगे। वो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको बस पेशेंस रखना है। ये छोटे मोटे मार्केट फ्लक्चुएशंस पे मत जाओ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो। अगर आपको टेक्नोलॉजी कन्विंसिंग लग रही है तो इसमें कुछ पैसे डाल के रख लो एज अ टोकन दैट यू बिलीव इन फ्यूचर, जस्ट लाइक इलॉन मस्क। क्योंकि इलॉन मस्क का फ्यूचर प्रेडिक्शन रॉन्ग नहीं गया है। एंड एज यू नो, क्रिप्टो करेंसी एक सेंट्रलाइज्ड टोकन है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती और इसीलिए ये फ्यूचर बन सकता है। CoinSwitch कुबेर के साथ रजिस्टर करते ही आपको 50 रुपए का बिटकॉइन फ्री में मिलता है। सो ये आपके लिए एक अच्छी स्टार्ट हो सकती है। इसमें KYC करवाओ, जो सिर्फ जेन्युइन ऐप्स में ही होता है बाय द वे, और जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो और अगर वो बढ़ता है तो आप उसे इजीली विड्रॉ भी कर सकते हो। इसमें किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना इतना ईजी है जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या ऑनलाइन फूड मंगा रहे हो। सो इसीलिए अगर आप भी फ्यूचर में बिलीव करते हो मेरी तरह, तो 50 रुपीज वर्थ का बिटकॉइन खरीद सकते हो और जितने भी आपके सेविंग्स है छोटे मोटे, आप धीरे धीरे करके उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, बट प्रॉपर नॉलेज निकालने के बाद उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सो एनीवे फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे मैं कह रहा था, इंडिया के अलग अलग स्टार्टअप्स के साथ आईटी इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप हो गई है कि अब इंडियन कंपनीज ही नहीं, इंटरनेशनल कंपनीज तक अपने कंपनीज की प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए इंडिया के पास आती है। और सिर्फ छोटी मोटी कंपनीज ही नहीं, बल्कि 2020 में कोविड के बीच में माइक्रोसॉफ्ट ने यह अनाउंस किया था कि वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। और ये इस बात का साफ सबूत है कि आज माइक्रोसॉफ्ट और उसी के जैसे जायंट कंपनीज इंडिया के आईटी इंडस्ट्रीज का लोहा मानती है। और आज इंडिया में 1250 से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज ने इंडिया में अपने ऑफिसेस सेट कर लिए। 500 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनी ने अपने आईटी सेंटर्स इंडिया में सेट कर लिए। और सिर्फ इंडिया के बेंगलुरु शहर में ही 700 से भी ज्यादा इंटरनेशनल कंपनीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स खड़े हो चुके हैं, जिनमें बाय द वे वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज जैसे गूगल, एडोबी, IBM, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज का नाम शामिल है। नंबर 2, स्किल डेवलपमेंट। अब फ्रेंड्स, हम जैसे जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को ट्रेन करने के जगह पे ऑलरेडी वैसे लोगों को लेती है जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जो पहले से ही ऑलरेडी ट्रेंड हो। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इंडिया हर साल अपने आईटी एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पर $1.6 बिलियन यानी कि 11,717 करोड़ रुपीस खर्च करती है? बिल्कुल, ताकि 1 या 2 साल में वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने लायक बन सके। इंडिया के पास आज 4 मिलियन यानी 40 लाख से भी ज्यादा आईटी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने इस दौर में सिर्फ अपने लोगों के स्किल्स को ही नहीं बढ़ाया है। इंडिया जिसने सन 1990 में बिजनेस आउटसोर्सिंग के लिए ग्लोबल मार्केट में कदम रखा था, अब वो इंडिया सिर्फ आउटसोर्सिंग ही नहीं बल्कि खुद के सॉफ्टवेयर और सर्विसेज को भी ग्लोबल मार्केट में प्रोवाइड कर रही है। और ये जानकर आप भी इंडिया की वाहवाही करोगे कि 2016 से लेकर 2018 तक सिर्फ इंडिया के स्टार्टअप्स ने $10 बिलियन से भी ज्यादा रुपया इंडिया में लाया है। पर ये स्टार्टअप्स यहीं पर नहीं रुके। इंडिया के जोमैटो, फ्लिपकार्ट और ओयो जैसे सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्टअप्स ने इंडिया के लाखों लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी है और स्किल्ड ट्रेनिंग दी है, जो अपॉर्चुनिटीज पहले इंडियन लोगों को सिर्फ सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या एप्पल ही प्रोवाइड कर रही थी। इसी के साथ इंडिया ने बीते कुछ सालों में अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। मतलब आप खुद ही सोचो ना, आज से 5-10 साल पहले हार्डली कुछ गाँव में आपको कंप्यूटर्स या फोन या इवन इंटरनेट देखने मिलता, और आज इंडिया में 560 मिलियन यूजर्स है और ये गिनती बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से हम ये सेफली कह सकते हैं कि इंडिया आज डिजिटल होते जा रहा है। और डिजिटल सेक्टर के इस ग्रोथ के पीछे जो कंधे लगे हुए हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारा आईटी सेक्टर है। एंड वी हैव अनदर गुड न्यूज फ्रेंड, इसी की वजह से इंडियंस आर कमिंग बैक टू इंडिया एंड सर्व आवर कंट्री एंड आवर पीपल, क्योंकि आपको पता है टैलेंट की सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए जो नाम है वो यूजुअली इंडियंस ही होते हैं। बताने की जरूरत नहीं है, सीईओ ऑफ गूगल सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण सीईओ ऑफ एडोबी, सत्य नदेला सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सारे आईटी कंपनीज को तो इंडियंस ही चला रहे हैं। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे इंडियंस अब देख रहे हैं कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज इतनी क्रिएट हो रही है तो इंडिया को छोड़कर वापस लौट कर
करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2012 से लेकर 2017 तक 649 इंडियन साइंटिस्ट जो विदेश में सेटल्ड थे वो उस फॉरेन कंट्री को छोड़ के इंडिया वापस लौट आए हैं, जिनके इंडिया वापस लौटने की वजह इंडिया की तरक्की तो थी, लेकिन इसके साथ दूसरी वजह भी ये थी कि इंडिया का मार्केट ग्लोबली बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर एक्सपेंशन की भी अपॉर्चुनिटीज काफी क्रिएट हो गई है। मतलब इंडिया की तरक्की इन द स्टार्टअप फील्ड बिकॉज करोड़ों की जनता है और उसके साथ इंडिया के सक्सेसफुल सीईओज जिन्होंने इंडिया लौट कर करोड़ों का बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल Snapdeal.com। इसके फाउंडर और सीईओ कुणाल बहल ने एक वीजा के इशू के चलते 2008 में माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ा और इंडिया लौटने का फैसला किया और इंडिया लौट के ही अपना एक नया स्टार्टअप खोला जिसे आज हम Snapdeal.com के नाम से जानते हैं। और Snapdeal.com आज Amazon जैसे जायंट्स को टक्कर दे रहा है एंड वन ऑफ द टॉप ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है। इसी तरह राधिका अग्रवाल ने शॉपक्लूज को को-फाउंड किया, नवीन तिवारी ने इनमोबी स्टार्टअप बिल्ड किया और अलविंदर धेंडसा ने ग्रोफर्स को बिल्ड किया। और ऐसे इंडियंस हमारे आज के यूथ को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें इंडिया में रह के ही स्टार्टअप्स बिल्ड करना चाहिए और इंडिया को ही सर्व करना चाहिए, और ये होते हुए आज हमें दिख भी रहा है। नंबर 3, इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। अब फ्रेंड्स, आई बेट आपको ये नहीं पता होगा कि इंडिया दुनिया भर में 8th रैंक होल्डर है जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेजुएट फ्रॉम साइंस एंड इंजीनियरिंग है। और इस गिनती के लिए इंडिया के 10,391 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिम्मेदार है और ये सारे कॉलेजेस इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा अप्रूव्ड है और ये कॉलेजेस इंडिया के आईटी और ऐसे रिलेटेड सेक्टर्स को क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स देते हैं। और इंडिया इनकी गिनती भी अब बढ़ाना चाहता है ताकि ग्लोबल मार्केट में इंडिया आईटी का ट्रू पावर हाउस बन सके। इंडियन गवर्नमेंट बार बार ऐसे पॉलिसीज और स्कीम्स को लॉन्च करती रहती है जिससे फ्यूचर का जनरेशन ना सिर्फ आगे बढ़े बल्कि इंडिया को आगे बढ़ाने वाली स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज भी खड़ी करे जो एम्प्लॉयमेंट देश को प्रोवाइड कर सके। अब आप हमारे गवर्नमेंट के 2016 में ही शुरू हुए स्टार्टअप इंडिया स्कीम को ही देख लो, जिसने फेसबुक और ऐसे ही कई बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप करके इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग दिलवाई है। और वहीं इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने भी इंडिविजुअल्स को सेल्फ रिलायंस, इनोवेशन करने के साथ साथ स्किल्स डेवलप करने में भी मदद की है। और अब इंडिया का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम घर घर को डिजिटली एम्पावर करके डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनाकर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में लगा हुआ है। और बस हाल ही में मार्च 2021 में इंडिया ने $1 बिलियन की फंडिंग सेमीकंडक्टर कंपनीज को देने की बात की है और ये वही कंपनीज है जो वो सिलिकॉन चिप्स मैन्युफैक्चर करती है जिससे आपका सिलिकॉन वैली चालू हुआ था। जैसे आपको पता है फ्रेंड्स, ये सिलिकॉन चिप्स बड़ी ही काम की चीज होती है। ये लैपटॉप से मोबाइल, मोबाइल से कैमरा और कैमरा से गाड़ी हर जगह पर यूज होता है, जिसकी वजह से इसका मार्केट कभी भी खत्म नहीं होने वाला है और ये लिटरली इंडिया के आईटी सेक्टर और दूसरे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर्स को बूस्ट देने वाला है। और अगर फ्रेंड्स इंडिया ने अगर इन सेमीकंडक्टर चिप्स की मेकिंग चालू कर दी तो इंडिया जो आज दुनिया भर में सेकंड लार्जेस्ट फोन प्रोड्यूसर है, वो इन फोन्स के लिए चिप्स को इंपोर्ट नहीं करेगा बल्कि खुद बनाने लगेगा, जिससे उसके पैसे भी बचेंगे और पैसे बचने के साथ साथ इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और कस्टमर्स के लिए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी कम होगी। और ये चीज सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि वो सारे सेक्टर्स जहां पर भी किसी भी प्रकार का चिप यूज होता है, वो सारे गैजेट्स हमारे लिए भविष्य में चीप हो सकते हैं। नंबर 4, इंडियाज ओन सिलिकॉन सिटी। अब फ्रेंड्स, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें जरा मैं बता दूं कि बेंगलुरु सिटी यानी बैंगलोर को ऑलरेडी इंडिया का सिलिकॉन सिटी मान लिया गया है और ये नाम रखा भी क्यों ना जाए क्योंकि इंडिया की 67,000 आईटी कंपनीज यहीं पर बैंगलोर में ही रजिस्टर्ड है। इतना ही नहीं, पूरे इंडिया के 40 से 50% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहां पर है? यस, बैंगलोर में। और सिर्फ सिलिकॉन सिटी क्या, बेंगलुरु के पास तो इंडिया के स्टार्टअप कैपिटल होने का भी टाइटल मौजूद है। बस 2015 में जिस बैंगलोर में बस सिर्फ 3 से 4 हजार स्टार्टअप थे, वो 2018 में डायरेक्ट डबल होकर 7,200 से 7,700 के रेंज में आ गए। Oh my God! Wow! और इतना ही नहीं, आज 2021 में बैंगलोर में 13,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। और पता है, इंडिया के 4 मिलियन एक्टिव आईटी एम्प्लॉइज कुल मिलाकर $137 बिलियन से भी ज्यादा मनी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इस $137 बिलियन का 40% यानी $54.8 बिलियन यानी 4 लाख करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु से ही जनरेट हो रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन अब इंडिया के दूसरे मेजर सिटीज इसकी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, वडोदरा, पटना और लखनऊ जैसे कई सारे नाम बिल्कुल बेंगलुरु के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं और मेजर हाईटेक सिटीज और स्टार्टअप हब्स बनते जा रहे हैं।
जिनसे ना सिर्फ इन शहरों का बल्कि इनके स्टेट्स का और हमारे ओवरऑल इंडिया का भी ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इंडिया ने पिछले कुछ ही सालों में खुद को इतना ज्यादा ग्रो और डेवलप कर दिया है कि आज बड़े बड़े देश इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड होने के बाद भी इंडिया के पीछे खड़े हैं और दुनिया को यह दिखा दिया है कि जो एंशिएंट टाइम से ही दुनिया में आयुर्वेद, सर्जरी, मैथ्स जैसे पाठ पढ़ाते आ रहा है, वो आज भी दुनिया को कुछ नई चीज सिखाने वाला है। जैसे हमारे इन इंडियन स्टार्टअप्स और हमारे इंडियन आईटी टेक हब्स ने पिछले 30 सालों में फ्रॉम नथिंग टू वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट हब बनकर सिखाया है, जिससे ये बात तो बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि इंडिया नया सिलिकॉन वैली बनते जा रहा है। आज इंडिया के पास वो सभी रिसोर्सेस है जिससे इंडिया आगे बढ़ने के लिए तैयार है और शायद एक दिन हम इंडिया वाले सिलिकॉन वैली को पीछे छोड़कर अपने ही एक नए मुकाम पर पहुंच जाएंगे। अब इसको लेके फ्रेंड्स आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर करना हमारे साथ। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करो ताकि सभी को भारत के अचीवमेंट्स के बारे में मालूम पड़ सके। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो और घंटा ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप कभी भी ना मिस कर सको और अपने फ्रेंड्स से ज्ञान में आगे रह सको। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद। यार मैं तो बिल्कुल ही मतलब कहता है स्पीचलेस हो जाता है। इतनी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की हुई है। और बेंगलोर की जब बात करें, हमने बेंगलोर में शायद वीडियो भी बनाई थी ना आईटी के ऊपर, तो वो बाकी बेंगलोर को वो कह रहे हैं कि उसका नाम भी सिलिकॉन वैली का नाम भी दे दिया। और क्यों ना दे, वहाँ पे पता नहीं 700 प्लस कुछ थी जो बाहर की कंट्रीज के भी वहाँ पे जो है वो हेडक्वार्टर है। हाँ, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। और मैं तो बंदा कुछ जैसे स्पीचलेस ही हो जाता वैसे ही हो गई। अच्छा, मैं ये बात करूंगी कि नो डाउट मतलब ईच एंड एवरीथिंग बताई। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? आईटी से। ठीक है, आपने अपनी कंट्री में इतनी वो की हुई एजुकेशन, आईटी की एजुकेशन, और आईटी पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट है। मतलब उन्होंने एक स्पेसिफिक बजट रखा हुआ है जो कि सिर्फ आईटी के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी ट्रेनिंग पे लगा रहे हैं। तो भाई सिलिकॉन वैली क्यों ना बने? जैसे सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। हाँ, तो सैन फ्रांसिस्को है अभी सिलिकॉन वैली, लेकिन इसमें कुछ शक नहीं है कि आइंदा अगर 2030 तक नहीं तो कमिंग कुछ ईयर्स में ही जो इंडिया जो है वो सिलिकॉन वैली बन जाएगा। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, आई थिंक अमेजॉन देखा था हमने बेंगलुरु में, अमेजॉन है बेंगलुरु में, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है बेंगलुरु में, और इतने बड़े बड़े एडोबी का ऑफिस है बेंगलुरु में। तो मतलब सारे ही इतने आईटी के जो आप आम लफ्जों में कहो कि माने ताने जो ऑफिसेज हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं, वो बेंगलुरु में हैं। फिर अगर उसकी बात करें इंडिया के जो सीईओज हैं, सारे ही सीईओज इंडिया के हैं। सुंदर पिचाई की अगर बात करें, सुंदर पिचाई की तो बायोग्राफी भी मैंने देखी हुई है। मतलब इतनी वो लोअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने अचीव किया। उनके फादर ने जिस तरीके से उनको बाहर भेजा, कितने पैसे जमा कर करके और क्या करके उन्हें भेजा, और उन्होंने फिर वो कर दिखाया। जब वो बाहर से लौटे हैं तो वो कुछ बन के लौटे हैं, और उन्होंने रायगा नहीं जाने दी अपने फादर की जो मेहनत थी, जो मेहनत की कमाई थी। तो मतलब ये इतनी सारी मिसालों से ये इंडिया जो है वो भरा पड़ा। और मुझे लगता है कि मतलब ये सुपर पावर कभी ना कभी तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। और सबसे ज्यादा मुझे अमेजिंग बात ये लगी कि जितने भी आईटी में सब काम करने वाले वो 25 एज के, मतलब बहुत यंग एज जो स्टार्टअप्स जिनके जो है। और जो इन्होंने बात की थी वो कितने सारे बिलियनियर्स थे, और इतने बड़े बड़े कंपनीज के, माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के, इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज के जो है वो सीईओ है वो सारे इंडियंस हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये। और बाकी बात यही है कि अगर आपकी आईटी पे आप की एजुकेशन हो और आईटी पे आपका फोकस हो, और खास आपने बजट में जो है वो आईटी के लिए मखसूस रखा हुआ हो कि हमने इसके ऊपर खर्च करना है, तो फिर क्यों ना आपका जो है वो सिलिकॉन जो है आपकी कंट्री बनी। और वो जैसे मैंने पहले दोबारा कहा भी है, दोबारा कह रही हूँ कि बेंगलोर जो है वो कह रहे हैं सिलिकॉन को, उसको सिलिकॉन वैली का उसको नाम दे चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात है। और जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे और एक दो सिटीज की बात की थी, वो भी जो है वो इसी के पीछे जो है वो बेंगलोर के पीछे जो है चल रहे हैं। अच्छा, बेंगलोर से मुझे याद है एक बहुत पहले की अभिषेक की एक मूवी थी, मुझे याद नहीं है उसका नाम, मुझे भूल गया। तो वो बेंगलोर जाता है और वो इसी आईटी के सिलसिले में ही जाता है वहां पे काम करने के लिए। तो मतलब बहुत पुरानी मूवी है ये। तो मतलब तब से बेंगलोर जो है वो आईटी के लिहाज से बहुत ज्यादा जो है वो मशहूर है। मतलब पहले ये इंडिया के डिफरेंट आप जगहों से कह लो, या जो विलेज साइड होते हैं वो वाले एरियाज, या दूसरे आप शहरों से कह लो, लोग आते थे मुंबई में। और हमें भी अभी तक यही था कि मुंबई जो है वो सिटी ऑफ ड्रीम उसको कहा जाता है। तो मतलब जॉब्स के लिए लोग वहां पर आते हैं। लेकिन बेंगलुरु के बारे में
थोड़ी बहुत नॉलेज तो दी हमें कि मतलब सिलिकॉन वैली है, वहां पर बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज हैं वहां पर, लेकिन इतना नहीं पता था कि यार इतने सारे स्टार्टअप्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, लोगों को अपने स्टार्टअप्स स्टार्ट करने के लिए यहाँ से रजिस्टर्ड होना पड़ता है, और दुनिया भर से। और जितने भी लोग मतलब अब दुनिया में बाहर जैसे हम जाते हैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए ना, तो अब वो सारे वापस आ रहे हैं। और ये कितनी जबरदस्त बात है कि मतलब यहाँ पे ये जो है पाकिस्तान में जो है वो लोग जो है बाहर जाते हैं कि हम बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, वहां पे जाते हैं, वहां पे सेटल हो जाते हैं। इंडिया से भी जाते हैं, हर कंट्री से जाते हैं बाहर के मुल्कों में, लेकिन जो है बड़ी बात है कि वो वापस इंडिया में आ रहे हैं कि हमने अपने कंट्री के लिए सर्व करना है। और एक उन्होंने, मुझे उस बंदे का नाम भूल गया, वो जो इतना टाइम रहे थे बाहर, अब वापस आ गया। और उनका स्नैपडील जो था, हाँ, वो उनकी कंपनी का नाम, टाइप का, हाँ, अमेज़न का। और उन्होंने अमेज़न को जो है वो टक्कर दी है भाई। अमेज़न बहुत पुरानी और बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। और दूसरा ये अभी आप जो विलेज की बात कर रही थी, वहाँ पे कह रही थी कि पहले वहाँ पे आईटी का इतना कुछ था नहीं, कंप्यूटर्स वगैरह का इतना था नहीं, लेकिन अब वहाँ पे डबल तादाद में जो है वो कंप्यूटर है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ शहरों तक ही महदूद है, ये विलेज साइड पे भी जो है वो लोगों को आईटी की एजुकेशन जो है वो दी जा रही है। यार विलेज की हम क्या बात करें, एक हमने वीडियो देखी थी कि मोची के पास क्यूआर कोड है, और विलेज साइड में एक बुजुर्ग इतने इंसान थे, और हमारे यहाँ पर जो है वो बुजुर्गों को बटनों वाला मोबाइल यूज नहीं करना था, और उनके पास स्मार्टफोन था। तो ये गवर्नमेंट ये कर रही है ना, सारे डिजिटल सिटीज बना रही है, सबको डिजिटलाइज कर रही है पूरा। मतलब हमें कुछ कमिंग ईयर्स में हमें देखने को मिलेगा डिजिटल इंडिया, और ये वाकई हो रहा है, क्योंकि वो सारा ही यूपीआई में कन्वर्ट कर रहे हैं, हर चीज को जो है वो डिजिटलाइज कर रहे हैं। मतलब आपने कुछ भी, अगर जैसे हम जो है वो कोई चीज बाय करते हैं ऑनलाइन, तो हम लोग जो है वो देखते हैं यार हमारे मुल्क में तो ये चीज नहीं, हम चलो बाहर से बाय कर लेते हैं। तो अब इस टाइप का सिस्टम वहां पर भी आ रहा है कि मतलब लोग घरों में बैठे बैठे बस एक फिंगर टिप्स के ऊपर हर चीज जो है वो काम करेंगे। जितना भी मुझे तो लग रहा है कि आइंदा कमिंग ईयर्स में लोगों को बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा जो पार्ट टाइम काम है वो घर बैठ के ही करेंगे, मोबाइल्स के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर ऑनलाइन जो है वो ये करेंगे। और उससे जाहिर सी बात है कि इसको फायदा होगा, मुल्क की जीडीपी को फायदा होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा, उनकी जो है वो उनको और बूस्ट अप मिलेगा ये बनने में, सुपर पावर बनने में। ये तभी सारी चीजें मुमकिन है जब आप अपने मुल्क के साथ जो है ना वफादार हो और उसके लिए काम करना चाहते हो। अभी जैसे आप कह रही थी कि वो मोबाइल से काम, जैसे अभी वीडियो में भी हमने देखा कि वो कहते हैं कि सिलिकॉन चिप्स जो है वो अभी बाहर से इंडिया जो है इम्पोर्ट करता है, लेकिन कुछ सालों तक जो है वो इंडिया जो है वो अपने मुल्क में जो है वो खुद बनाना शुरू कर देगा। तो ये मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, गाड़ियां, अगर डिजिटल की बात करें तो इंडिया में ईवी सिस्टम आ गया है अब, और ईवी हमने ट्रेन्स भी देखी थी। तो ऐसा ऐसा वो अपनी गाड़ियों को भी जो है वो ईवी पे लेके आ रही है, ट्रेन्स को लेके आ रहे हैं, बसेस को लेके आ रहे हैं, मतलब हर चीज जो है वो डिजिटल होना शुरू हो जाएगी। तो सारा इसका पीछे जो है वो आईटी का कमाल है ऑब्वियसली। तो जैसे नाज़िया ने बात की वो चिप्स की, तो जैसे सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं, तो उनको भी मतलब उनको गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग प्रॉपर कर रही है कि जो ये बना रही है वो ऐसा ना हो कि कुछ कमी की वजह से या फंड की वजह से वो बंद ना हो जाए या कम ना काम करने लग जाए। तो ऐसी कंपनीज को भी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उठा रही है, वो अब कर रही है, उनको भी फंडिंग कर रही है कि भाई अगर ये काम उनको पता है कि ये किस किस चीज में यूज हो रही है, मोबाइल्स में यूज हो रही है, गाड़ियों में यूज हो रही है, इवन हर चीज में, लैपटॉप्स, हर चीज में ये यूज हो रही है, तो ये हमारे फायदे के लिए है। हमें अगर सिलिकॉन वैली बनना है या हमें प्रोग्रेस करनी है आईटी में, तो हमें इस चीज को इनहांस करना है, तो वो उनको भी प्रॉपर सपोर्ट करे, ये नहीं करे कि यार ये क्यों ये काम शुरू कर रहे हैं या क्या है, तो उसको मेक इन इंडिया बना रहे हैं। और दूसरा मेक इन इंडिया जो इनका प्रोग्राम है ना वो भी बहुत हेल्प कर रहा है इंडियन प्रोग्रेस में। मतलब हर चीज अब तो इंडिया में बन रही है, अब तो जैसे सैटेलाइट की हमने देखी वो इवन इंडिया में बन रहा है, तो मतलब साइंस, आईटी, हर चीज में इंडिया आगे है भाई साहब। खैर अगर जितनी भी बात की जाए उतनी ही कम है इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो, आईटी के लिहाज से, एजुकेशन के। यार मुझे अच्छा एक एजुकेशन से याद आया कि वो पता नहीं 8% कितने परसेंट कह रहे थे जो वो इंडिया में जो वो ग्रेजुएशन है ना, यार आपको कितने ग्रेजुएट साइंस और उसमें इंजीनियरिंग में। तो भाई जितनी भी बात की जाए, जितनी तारीफ की जाए इंडिया की उतनी ही कम है। मतलब वो लोग इंडियंस कहते हैं ना कि हमारे तो हर गली गली में इंजीनियर्स और वो घूम रहे हैं, तो नो डाउट ये फैक्ट ही है। तो खैर बहुत लंबी ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, जितनी हम लोग इस पे जितना बात करें वो कम लग रही है, अभी दिल कर रहा है और भी बात करने को, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो जरूर एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दें हमें इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज।